हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर विकास मूंगा, दुख भंजन हॉस्पिटल फतेहाबाद। दोस्तों, मैंने और मेरे कुछ साथियों ने मिलकर के हमारे लिए एक एडवाइज़री बनाई है और हम उम्मीद करते हैं कि उस एडवाइज़री को फॉलो करने से हम लोग काफ़ी हद तक जो ये कोरोना वायरस चल रहा है उसके इन्फेक्शन को कंट्रोल में कर पाएंगे। तो दोस्तों, बात ये हो रही है कि अगर सपोज़ करो ये लॉकडाउन 5 दिन में 10 दिन में बंद भी हो जाता है और उसके बाद हम लोगों अपनी प्रैक्टिस में आ जाते हैं और हमारे को अलाउ कर दिया जाता है कि आप खुल के अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो दोस्तों मुझे ये लगता है कि हमारे को बहुत अच्छे से ध्यान रखने की ज़रूरत बहुत लंबे समय तक रहने वाली है। जैसे कि कम से कम हम लोगों को 3 से 4 महीने का बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान रखना होगा हर चीज़ को लेकर के। हम ये बिल्कुल भी ना सोचें कि अगर लॉकडाउन बंद हो जाता है उसके बाद हम खुल के कुछ भी करेंगे, कैसे भी जाएंगे, कहीं भी बैठेंगे, कहीं भी उठेंगे, कैसे भी पेशेंट्स को अटेंड करेंगे, ये इतना आसान नहीं है जैसे हम पहले कर रहे थे। हमें फिर भी सारी इंस्ट्रक्शंस का, सब चीज़ों का अच्छे से ध्यान रखना होगा। उसके लिए हम लोगों ने एक एडवाइज़री बनाई है, मैं आप सबके साथ साझा कर रहा हूँ। आपको इसके अलावा भी अगर इसको लगता है कि इसके अंदर हम कुछ अमेंडमेंट्स कर सकते हैं, कुछ सुधार कर सकते हैं या कुछ ऐड कर सकते हैं, तो प्लीज़ अपने सजेशन ज़रूर दीजिएगा। तो एडवाइज़री इस तरह से है। सबसे पहले तो जो इसके अंदर पॉइंट आता है वो ये आता है कि हमारे को अपना सेटअप जो है उसको कंप्लीट सैनिटाइज़ करना होगा। उसकी हर दीवार, हर गेट, हर विंडो, सब जगह हमारे को कम्प्लीटली उसको सैनिटाइज़ करना है। एंड सेकंड थिंग, चूँकि हम एक फ़िज़िकल थेरेपिस्ट हैं, हमारा काम नहीं चलता, इवन काम किसी का भी नहीं चलता, हम लोगों को स्टाफ की हेल्प लेनी पड़ती है। लेकिन हमारे को सबसे पहले, चूँकि हम लोग इतने टाइम से हमारे क्लिनिक्स को होल्ड किए हुए हैं, उनको बंद करे हुए हैं, लेकिन जैसे ही वो आएंगे हमें नहीं पता कि हमारा स्टाफ किस तरीके से अपने घर में रह रहा था, कैसे रह रहा था। हम पेशेंट की हिस्ट्री तो बाद में पूछें, पहले अपने स्टाफ जिसकी हमने हेल्प लेनी है उसकी हिस्ट्री ज़रूर पूछें कि पिछले दिनों में उसको कोई ऐसा सिम्टम तो नहीं था, साथ ही साथ वो किस तरीके से रह रहा है। क्योंकि दोस्तों, हमारा स्टाफ हमारे बीच में रहता हुआ तो सब चीज़ों का पालन कर रहा होगा, लेकिन वो घर पे जाके कैसा रह रहा है, कैसे नहीं रह रहा, वो हम नहीं जानते हैं। कोई हमारा ग्राउंड ड्यूटी स्टाफ होता है जो हेल्पिंग स्टाफ होगा, जो सफाई कर्मचारी होंगे, कोई स्लम एरिया में रहता है, कोई कहाँ रहता है, किसी का लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है, किसी का कैसा है। यहाँ हमने सपोज़ उसको सब कुछ प्रोवाइड करवा भी दिया, लेकिन घर पे जाके अगर वो प्रॉपर उसका सीरियसली पालन नहीं कर रहा है लॉकडाउन का, या जो भी परहेज है उनको नहीं रख रहा है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो अल्टीमेटली उसने हमारा नुकसान ही किया। तो हमारे को चाहिए ये कि अगर हो सके तो हम बिना स्टाफ के काम कर सकें, और भी अच्छी बात है। जिसका काम चलता है वो चलाएं, जिसको ज़रूरत पड़ती है किसी एक आधे स्टाफ के साथ अपना काम चलाएं। कोशिश कीजिए मैक्सिमम काम आप खुद कीजिए और नंबर ऑफ़ पेशेंट्स कम रहें। तो ये हमने ज़रूर ध्यान देना है। साथ ही साथ हमने कोरोना के बारे में, उसके सिम्टम्स के बारे में, उससे बचाव के बारे में अपने स्टाफ को प्रॉपर तरीके से सारी हिदायत ज़रूर देनी है। इसके बाद जो आता है दोस्तों, इसके बाद जो हमने ध्यान रखना है, हमने सब ने अच्छे से मास्क यूज़ करने हैं, ग्लव्स यूज़ करने हैं, कैप्स यूज़ करने हैं, अपने हेड्स को कवर करके रखना है। हॉस्पिटल के लिए जो हमारे स्लीपर्स रहेंगे, फुटवियर्स रहेंगे, शूज़ रहेंगे, वो डिफरेंट होने चाहिए। हम स्क्रब्स का यूज़ करें, एप्रन्स का यूज़ करें, और हाँ, पीपीई किट जो बेसिकली एक बहुत ही मेन प्रोसीजर के टाइम जिसकी ज़रूरत पड़ती है, जब हमारे को उसकी कोई ज़रूरत महसूस हो तभी हमने पीपीई किट का इस्तेमाल करना है। क्योंकि हम नहीं चाहेंगे कि जिनको और ज़्यादा ज़रूरत है, हमारे सीनियर डॉक्टर्स, हमारे साथी जो कोरोना पेशेंट्स के डायरेक्ट टच में आ रहे हैं, उनको देख रेख कर रहे हैं, उनके केयर कर रहे हैं, हम ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि हम लोग उसका ओवर यूज़ करके इस सामान का उनको कोई कमी आए। तो हमने अननेसेसरी पीपीई किट का भी यूज़ नहीं करना। हाँ, बाकी सावधानियाँ अच्छे से ज़रूर रखनी है। इसके अलावा हमने दोस्तों क्या करना है, जैसे सपोज़ हमने काम शुरू कर दिया और पेशेंट हमारे पास एंटर किया, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, पेशेंट को दूर ही उसको रोक देना है और उससे सबसे पहले उसको प्रॉपर तरीके से आराम से बिठा के, जो हमने एक उसके बैठने के लिए एक प्लेस तैयार किया है, उसके पास दूर से ही लगभग 6 फीट की दूरी से आप दूर से ही उसकी हिस्ट्री के बारे में पूछना शुरू करेंगे। हिस्ट्री के अंदर हम जो ले सकते हैं, ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में हम ज़रूर पूछेंगे, क्योंकि मैं पहले ये चाहूँगा कि हम क्यों ना कोरोना से संबंधित हिस्ट्री को ज़्यादा पहले ध्यान में रखें, उसकी बीमारी के बारे में हम बात करें वो बाद में करें, क्योंकि हमारे को पहले वो हिस्ट्री लेनी बहुत ज़रूरी है। अगर हो सके आपसे कोई फ़ोन पे अपॉइंटमेंट ले रहा है तो आप फ़ोन पे सारी बात पूछ के फिर ही उसको बुलाइए। उसमें ट्रैवल हिस्ट्री हो सकती है,
कि वो किसी ऐसी एरिया से, किसी हाई रिस्क जोन से तो नहीं आया, इसके बारे में हमने पूछना है। एज वेल हमारे अपने देश की भी जो डिफरेंट जोन्स हैं वो डिसाइड की गई हैं, जैसे कि येलो जोन हो गई, ऑरेंज जोन हो गई एंड रेड जोन हो गई। तो हमने दोस्तों ये ज़रूर ध्यान रखना है कि लो रिस्क जोन से आया है पेशेंट, मीडियम रिस्क से आया है या हाई रिस्क जोन से आया है, तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। उसके अलावा जो कोविड-19 के सिम्टम्स हैं उसका ज़रूर उससे पूछना है, जो कि स्क्रीनिंग के दौरान हम उससे पूछ सकते हैं फीवर के बारे में, कफ़ के बारे में, कफ़ का उसका टाइप कैसा है, ड्राई कफ़ है या बलगम के साथ में आ रहा है, वो किस टाइप का कफ़ है ये हमने पूछना है। कोल्ड के बारे में पूछना है, जुखाम के बारे में पूछना है, रनिंग नोज़ के बारे में पूछना है, हेडेक, डायरिया, ब्रेथलेसनेस, सांस लेने में कोई तकलीफ़ तो नहीं है, इन सब चीज़ों के बारे में हमने पेशेंट से ज़रूर पूछना है। इसके अलावा दोस्तों हमने ये ध्यान रखना है कि हमने पेशेंट का जो नाम, पता, एड्रेस, ये सारा कुछ अच्छे से जानना है। एड्रेस जानने का मकसद ये रहेगा क्योंकि जो आरोग्य सेतु ऐप है उसके थ्रू प्लस साथ में हम लोग सब अपने अपने सिटीज़ के जो मेन एरियाज़ हैं उनको सब जानते हैं कि किस एरिया में हमारे पास पेशेंट है। सपोज़ करो किसी गांव में, किसी एक कॉलोनी में पेशेंट है, तो मीडिया के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा हम ऑलरेडी इस चीज़ को दूर बैठे जान जाते हैं कि उस एरिया में पेशेंट है। तो अगर उस एरिया के आसपास का कोई पेशेंट आया तो आप हाई अलर्ट में रहेंगे, चाहे उसको सिम्टम है चाहे उसको सिम्टम नहीं है। इसके अलावा हमने जो प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं उनका ज़रूर ध्यान रखना है। जैसे सपोज़ करो किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में या किसी लोगों में ज़्यादा हो रहा है तो हमें उसका ज़रूर ध्यान रखना है कि हमें उस चीज़ से भी थोड़ा अपने आप को सावधान होने की ज़रूरत है। इसको पॉजिटिव लीजिएगा, क्योंकि अगर सपोज़ किसी पर्टिकुलर लोगों में कोई ज़्यादा समस्या हो रही है तो हमें उसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सपोज़ करो पर्टिकुलर किसी एरिया में समस्या हो रही है, हमारे को वहाँ का ध्यान रखना ज़रूरी है। किसी झुग्गी झोपड़ी में जिसमें लोग आपस में मिलजुल के इकट्ठे साथ होके थोड़ी जगह में बहुत लोग रह रहे हैं तो हमारे को ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा दोस्तों जो हमने ध्यान रखना है, अगर वो सब कुछ ठीक है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, तब हम उस पेशेंट की प्रॉब्लम पूछेंगे कि उसको क्या समस्या आ रही है। एज वेल उसकी जो पास्ट हिस्ट्री, अगर सपोज़ उसकी कोई ओल्ड रिपोर्ट्स हैं, कोई स्लिप्स हैं, कोई एक्सरेज हैं, कोई MRIs हैं, कोशिश कीजिए आप उसको डायरेक्ट टच मत कीजिए, क्योंकि ना जाने वो कहाँ कहाँ पे टच होके आई होंगी। इफ़ पॉसिबल अगर पेशेंट के पास ऐसा मोबाइल फ़ोन है जिसके अंदर व्हाट्सअप का ऑप्शन है, आप उसे पिक खींच के आपको भेजने को बोलिए। एज वेल या वो दूर से आपको दिखाए या वो रख दे, बहुत केयरफुली आप लोग उसकी पिक्चर्स ले सकते हैं प्रॉपर रीड अप करने के लिए, तो ये हम कर सकते हैं। फिर उसकी प्रॉब्लम जानने के बाद में हमें उसको क्या करना है, पेशेंट को बाहर ही सैनिटाइज़ करना होगा। तो उसको कंप्लीट सैनिटाइज़ करने के बाद जो भी उसने एक मास्क पहना हुआ है, जो भी उसने पहना हुआ है, आप पेशेंट का वो मास्क रिमूव करा दीजिए। ईच एंड एवरी टाइम हमारे को उसको एक न्यू मास्क देना है, एक कैप देनी है। जो शूज़ हैं वो भी उसके बाहर उतारे जाएंगे। आप शूज़ भी अपने ट्रीटमेंट एरिया के अंदर पेशेंट को मत लेके आने दीजिए। अब ये हो गया पेशेंट का। जब पेशेंट अब हमारे पास अंदर एंटर कर गया, हमने उसका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया है। अब दोस्तों बात ये रहेगी, हमारे क्लिनिक की साइड से भी हमें अपना ध्यान रखना ज़रूरी है। ये ना हो कि पेशेंट यहाँ आके तकलीफ़ ले जाए। तो हमें जो ध्यान रखना है, हमें हर पेशेंट के लिए हॉट पैक्स देते समय इंडिविजुअल टॉवल्स का यूज़ करना है। सेम टॉवल आप पेशेंट के ऊपर, एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट को सेम टॉवल आप अप्लाई नहीं करेंगे। एज वेल बेड शीट्स हैं आपकी, पिलो कवर्स हैं, वो आपको चेंज करने हैं हर बार। या फिर आप कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर आपको लॉन्ड्री में प्रॉब्लम आ रही है तो आप एक काम कर सकते हैं, आप बेड शीट्स को उस पर बिछाएं ही ना। आप हर बार पेशेंट का ट्रीटमेंट होने के बाद बेड को सैनिटाइज़ कीजिए। इसके अलावा जो हमें ध्यान रखना है दोस्तों, जो हमारे अल्ट्रासोनिक के हेड्स हैं, आप हर पेशेंट के यूज़ से पहले और यूज़ के बाद में उसको ज़रूर स्टराइल करेंगे, सैनिटाइज़ करेंगे। लाइकवाइज जो इलेक्ट्रोड्स हैं, जो भी हमारे IFT के, मसल स्टिमुलेटर के या फिर टेंस के जो भी इलेक्ट्रोड्स हैं, या तो आप डिस्पोजेबल इलेक्ट्रोड यूज़ कीजिए और या फिर उनको हर बार स्टराइल कीजिए बिफोर एंड आफ्टर ट्रीटमेंट। एंड देन इसके अलावा जो हमने दोस्तों ध्यान रखना है, फ्रीक्वेंट सैनिटाइजेशन हमने हमारे कंप्लीट सेटअप की ज़रूर करते रहनी है, चाहे वो वॉल्स हैं, चाहे वो खिड़कियां हैं, चाहे वो दरवाजे हैं। और दोस्तों हमने जो पेशेंट के साथ में अटेंडेंट आए हैं उनको अंदर अलाउ नहीं करना ट्रीटमेंट एरिया में। सिर्फ
पेशेंट अंदर अलाउ होगा और उसको भी ये समझाया जाएगा कि आप अननेसेसरी किसी भी चीज़ को टच नहीं करेंगे। उसके लिए हम पेशेंट को अपनी तरफ से ग्लव्स भी दे के रखेंगे, लेकिन फिर भी आपने अपनी तरफ से ज़रूर बोलना है कि आप किसी चीज़ को टच मत कीजिए और ज़्यादा बातचीत नहीं करनी, क्योंकि बोलने के दौरान कुछ भी है, पेशेंट बोलते हुए कई बार स्पिट हो जाता है, स्पिट कर बैठता है, वो नहीं करे। और बोलने के अगर कुछ बोलना पड़ता है तो अपने मुंह से मास्क नहीं उतारेंगे, ये आप पहले से इंस्ट्रक्शंस दे के रखेंगे। इसके अलावा दोस्तों जो हमें ध्यान रखनी है, पेशेंट टू पेशेंट, आपने जो बेड्स हैं पेशेंट का, एक बेड से दूसरे बेड में एक डिस्टेंस को मेंटेन करके रखना है, ताकि अगर सपोज़ एक पेशेंट को किसी को कोई दिक्कत है तो दूसरे को उससे कोई दिक्कत ना हो। इसके अलावा दोस्तों हमने क्या करना है, हमारा जो ट्रीटमेंट का शेड्यूल है, जो अपॉइंटमेंट्स हैं, उसको ऑलरेडी प्रायरली प्लान करनी है, ताकि एक साथ रश ज़्यादा ना हो क्लिनिक पे और आप अच्छे से आसानी से पेशेंट्स को देख सकें, जिससे ना तो इन्फेक्शन फैलने के चांसेस बढ़ें और हमारा खुद का भी बचाव हो सके और दूसरे पेशेंट्स का भी बचाव हो सके। इसके अलावा जो दोस्तों हमने देखना है, हमने फॉर द टाइम बीइंग जो हम मैनुअल वर्क करते हैं, मोबिलाइज करते हैं, वो थोड़ा आप कम कीजिए। पेशेंट्स को एक्टिव एक्सरसाइजेस की तरफ मूव कीजिए, उनको सुपरवाइज कीजिए। और अभी एक बार मैनुअल के ऊपर हम, ये हमारी मजबूरी कह लो, हम अभी इतना अच्छे से ध्यान नहीं दे पाएंगे। अगर किसी ज़रूरत में मजबूरी में करना पड़ता है तो सैनिटाइजेशन का प्रॉपर ध्यान रखिए, सारी प्रिकॉशंस का प्रॉपर ध्यान रखिए। एंड दोस्तों इसके अलावा हमने जो करना है, जो हमने इसके अलावा दोस्तों देखना है, वो ये देखना है कि हम सबके पास बीइंग अ फिजियो इंफ्रारेड लैंप्स जो होते हैं वो अवेलेबल होते हैं। वैसे तो अभी तक इसके बारे में नहीं पता लगा कि हीट से इस वायरस के ऊपर कितना असर पड़ता है, लेकिन फिर भी टू बी ऑन सेफर साइड कोई हर्ज नहीं है, हमारे पास इंफ्रारेड लैंप्स होते हैं। तो उसकी जो रेज़ हैं, हमारे को हमारी मोडेलिटीज़ पे उनको स्टेराइल करने के साथ साथ उन पे फोकस रखना है। कुछ देर को ऑन करके उनके ऊपर इंफ्रारेड रेज़ को प्रोड्यूस कराना है, ताकि अगर कोई वायरस है और उसका हीट से उस पर कोई इफ़ेक्ट पड़ता है तो उससे भी हमारे को हेल्प मिल सके। एंड दोस्तों एट द एंड जो भी हम जो वेस्ट जनरेट करेंगे, सारा दिन में जो जनरल वेस्ट हम जनरेट करेंगे, चाहे वो कॉटन है, चाहे वो नैपकिन है, तो उसको एट द एंड हमने प्रॉपर डिस्पोज ऑफ करना है। ये ना हो कि हम उसको जो वेस्ट जनरेट किया है उसको ऐसे ही इधर उधर फेंक दें और उसको कोई भी टच करे तो आपके किए किराए का कोई फ़ायदा नहीं है। तो हमारे को वेस्ट को प्रॉपर जनरेट करना है। इसके अलावा दोस्तों जो आपकी फ़ी है, जो आप ट्रीटमेंट चार्जेस पेशेंट से लेंगे, कोशिश कीजिए उसको डिजिटल पेमेंट्स में आप अपनी तरफ लीजिए। अदरवाइज़ अगर आप वैसे नहीं कर पा रहे हैं या किसी पेशेंट के पास ये नहीं है डिजिटल पेमेंट का जो ऑप्शन है, तो आप एक बॉक्स, कोई भी एक बॉक्स लगाइए, उसके अंदर पेमेंट को पेशेंट ही काउंट करके आपके सामने उसमें ड्रॉप करेगा। एंड आप उसको बिल्कुल टच मत कीजिए। एट द एंड आप उसको स्प्रे करके सैनिटाइज़ करके उसको रख दीजिए। वेरी नेक्स्ट डे आप उसको ले सकते हैं। और दोस्तों इसके अलावा अगर सपोज़ आप किसी होम विज़िट्स में जाते हैं, पहली बात तो हमें ये कोशिश करनी है, हमें चाहे ओपीडी है चाहे होम विज़िट्स हैं, हमें ये कोशिश करनी है जब तक इस वायरस का ख़तरा ज़्यादा है हमें कम से कम करनी है। इफ़ पॉसिबल जो टेली कंसल्टेशन है, जो हम वीडियो कॉलिंग के थ्रू पेशेंट्स को कुछ सिखा पा रहे हैं, तो कोशिश कीजिए पेशेंट दूर बैठा ही आपसे सीखे। लेकिन जहां मजबूरी हो गई, किसी का इमरजेंसी में फ्रैक्चर हो गया, ट्रीटमेंट करना पड़ा, तो दोस्तों हम लोग डिनाई नहीं कर सकते, हम ये मना नहीं कर सकते, क्योंकि हम एक हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं। हम पेशेंट को ये नहीं कह सकते कि हम आपका इलाज नहीं करेंगे या नहीं कर सकते। तो दोस्तों हमें सावधानियों का ध्यान रखते हुए, पूरी हिस्ट्री का ध्यान रखते हुए, पेशेंट्स के साथ साथ अपना भी ध्यान रखना है। थैंक यू सो मच। आई होप आप सब लोग इसको फॉलो करेंगे और अपने पेशेंट्स का और अपने स्टाफ का ख्याल करेंगे, ताकि आपको और हमारे देश को हम सुरक्षित बना सकें और जल्द से जल्द इस बीमारी से छुटकारा पा सकें। अंत में मैं एक चीज़ और ऐड ज़रूर करना चाहूँगा दोस्तों, हम चाहे कितनी मर्जी सियानत कर लें, जितनी मर्जी समझदारी कर लें, जो इस वायरस के बारे में अभी तक मैंने समझा है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट है हर इंसान को बचे रहना। हाँ, हम अपना कर्म करें, अपना जो सावधानियां हैं वो ज़रूर करें, लेकिन ऊपर वाले से प्रार्थना ज़रूर करें। जो भी जिसको भी मानता है वो अपने देव, अपने आराध्य, अपना गुरु
सच्चे पिता वाहिगुरु जी से अरदास जरूर करें कि हम सबको जल्द से जल्द इस बीमारी से छुटकारा दिलाएं, और साथ ही साथ अपना ध्यान करें, क्योंकि उनको याद करना ही सबसे बड़ा इलाज है। गुरु ग्रंथ साहिब में एक बात लिखी हुई है, मैं आपको वो पढ़ के सुनाना हूँ। सहज सियाणपा लख होण ते इक न चले नाल, किव सचियारा होइए किव कूड़े टुटे पाल, हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। तो दोस्तों, हमारी जितनी मर्जी सियाणपें हों, कई बार वो करी कराई धरी धराई सब रह जाएंगी। हमारे को सिर्फ उस ऊपर वाले के हुक्म में चलना है, और उससे ये साथ ही साथ प्रार्थना करनी है कि प्लीज़ हमारे को इस बीमारी से बचाओ। थैंक यू, धन्यवाद।